हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। स्टडी कैप्सूल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है कि अभी काफ़ी सारी एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रही है, तो इसके हिसाब से बहुत सारे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। तो ऐसा ही एक टॉपिक हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, टैक्स, एवरीथिंग यू नीड टू नो। तो चलिए फ्रेंड्स, टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, और अगर कोई वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स, क्वेरीज आप हमें मेल कर सकते हो। हमारा ईमेल एड्रेस है studycapsule15@gmail.com, एंड या फिर आप हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/studycapsule। फिर टॉपिक शुरू करते हैं आज का ये टैक्स की मीनिंग्स के साथ। ठीक है, तो देखते हैं। A fee charge levied by government on a product, income or activity. If a tax is levied directly on a personal, corporate income, then it is a direct tax. If tax levied on a price of goods or service, then it is called an indirect tax. The purpose of taxation is to finance government expenditure. तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल है कि गवर्नमेंट का जो भी खर्चा है, जो भी कुछ एक्सपेंडिचर्स है, वो कैसे होते हैं, तो कैसे कवर होते हैं? ये पब्लिक के पैसे से ही कवर होते हैं। तो ये पब्लिक से जो भी कुछ फ़ी चार्ज करते हैं, कोई भी सर्विस हो या फिर कोई प्रोडक्ट हो, पब्लिक का इनकम हो या फिर कोई कॉरपोरेट का इनकम हो, तो इसके ऊपर जो भी कुछ फ़ी चार्ज करता है गवर्नमेंट, या फिर कोई फ़ी या फिर कोई भी पेमेंट चार्ज करता है, लेवी करता है, तो उसे कहते हैं हम टैक्स। ठीक है। The Constitution of India gives power to the central and state government to levy taxes in area falling under their jurisdiction. तो ये जो टैक्सेस है, ये लेवी करता है, अप्लाई करता है, कौन करता है? या तो स्टेट गवर्नमेंट करता है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। तो स्टेट गवर्नमेंट कौन से टैक्सेस अप्लाई करता है? जैसे कि हाउस टैक्स, टोल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम सर्विस टैक्स जैसे टैक्स लेवी करता है पब्लिक के ऊपर। चलिए फ्रेंड्स, इसकी ब्रॉड कैटेगरीज देखते हैं हम। तो इसमें दो कैटेगरीज है, ब्रॉड कैटेगरीज है, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब ऐसा है कि डायरेक्ट टैक्सेस आर द वंस विच गो डायरेक्टली फ्रॉम द पॉकेट ऑफ टैक्स पेयर एंड ही फील्स द पिंच डायरेक्टली। जैसे कि मैं कोई एक व्यक्ति हो, ठीक है, मान लो कि मैं अगर कमा रहा हूँ 50,000 महीने का कमा रहा हूँ, तो आई विल बी एलिजिबल फॉर टैक्स पेमेंट। ओके, ठीक है। तो मेरा जो भी मेरे सैलरी से पैसा कटता है, टैक्स कटता है, तो वो डायरेक्टली फ्रॉम माय सैलरी। ठीक है, मैं फील करता हूँ, मैं ये पिंच फील करता हूँ डायरेक्टली कि मेरे सीधा सैलरी से डायरेक्ट कट होता है सीधे गवर्नमेंट के अकाउंट में। तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आर द टैक्सेस विच आर पेड बाय समवन एल्स बट सब्सिक्वेंटली पास ऑन टू द फाइनल कंज्यूमर। जैसे कि देखिए, कोई एक कंपनी हो, ये कंपनी है, जैसे कि टाटा नमक है। ठीक है, टाटा नमक है और टाटा नमक प्रोडक्शन करता है, तो टाटा कंपनी उस नमक बनाने के लिए टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को। बट ये टैक्सेस कवर को टाटा कंपनी ये टैक्सेस कवर कैसे करती है? ये जिसे भी बेच रही है, ठीक है, डीलर हो तो डीलर के ऊपर वो टैक्स अप्लाई करती है। डीलर कंज्यूमर को बेचता है, डीलर कस्टमर को बेचता है, तो कस्टमर से वो टैक्स लेता है। तो इनडायरेक्टली कस्टमर पे कर रहा है गवर्नमेंट को, बट उसमें काफ़ी सारी स्टेजेस है। ठीक है, तो इसे ऐसे टैक्सेस को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है। तो अब इसमें देखिए, डायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन से एग्जाम्पल्स है? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स में कैसे है कि जैसे मैं बताया, चेन मतलब इनडायरेक्टली टैक्स पे करता है। इसमें जैसे कि सेल टैक्स है, सर्विस टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स कौन सा है? फ्रेंड्स, आपको याद में रखने के लिए कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, हमने यहाँ पे हेडलाइन दी है हर एक स्लाइड में, डायरेक्ट टैक्स। तो देखिए, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स सबसे पहले आता है। तो एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, याद में रखिएगा, IT एक्ट 1961, एवरी असेसी हुज टोटल इनकम एक्सीड्स द मैक्सिमम एग्जेम्प्ट लिमिट इज लायबल टू पे दिस टैक्स। सिंपल है, जो भी कोई व्यक्ति हो, ठीक है,
कमा रहा है, पैसे कमा रहा है, इनकम असेसी हुज इनकम एक्सीड्स द मैक्सिमम एग्जेम्प्ट लिमिट। जैसे कि अभी रिसेंटली बजट में 3 लाख का मैक्सिमम टैक्स मिनिमम लिमिट उन्होंने डिक्लेयर किया था। 3 लाख के नीचे जिसका भी इनकम है एनुअल उसे टैक्स नहीं लगता, लेकिन 3 लाख के ऊपर का अगर किसी का इनकम है तो उसे टैक्स लगता है, तो ही इज लाइबल टू पे दिस टैक्स। ओके, द टैक्स स्ट्रक्चर एंड रेट्स आर एनुअली प्रिस्क्राइब बाय यूनियन बजट। तो ये जो भी यूनियन बजट जैसे कि अभी रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है, यूनियन बजट में ही इसके स्ट्रक्चर और रेट्स डिक्लेयर किए जाते हैं, ठीक है, प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। दिस टैक्स इज इम्पोज ड्यूरिंग ईच असेसमेंट ईयर विच कमेंसेस ऑन 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। तो ये जो भी कोई व्यक्ति है, कोई कॉरपोरेट हो या भी कोई इंडिविजुअल आदमी हो, व्यक्ति हो जो टैक्स पे कर रहा है, तो इसका असेसमेंट ईयर होता है जो कि 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक वो असेसमेंट ईयर होता है, ठीक है। द टोटल इनकम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम वेरियस हेड्स सच एज बिजनेस एंड प्रोफेशन, सैलरीज एंड अदर सोर्स। जैसे कि मेरा कोई बिजनेस है तो मैं ITR फाइल करता हूँ, या तो अगर मैं सैलरीड पर्सन हूँ तो मेरे सैलरी से वो इनकम टैक्स काटा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड डायरेक्ट टैक्स है वेल्थ टैक्स। दिस इज लेविड अंडर वेल्थ टैक्स एक्ट 1957, ठीक है। ये टैक्स एक्ट जो है वेल्थ टैक्स एक्ट, इनके साल ध्यान में रखिएगा। This is levied under the Wealth Tax Act 1957 and is payable every year for benefits derived from the ownership of the property. मान लो कि मेरी कोई प्रॉपर्टी है, ज़मीन हो या फिर कोई घर हो, बड़ा सा मकान हो, बंगला हो, तो ये जो प्रॉपर्टी है तो इसकी मेरी ओनरशिप है, ठीक है। तो इस ओनरशिप में से अगर मुझे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, मान लो मैंने रेंट पे दिया है, इसमें से कुछ इनकम निकल रहा हो, ठीक है, तो ये जो वेल्थ इसका जो इनकम है या फिर इससे कुछ मुझे बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, तो ये बेनिफिट के ऊपर ये टैक्स लेवी किया जाता है, ठीक है, इसे वेल्थ टैक्स कहते हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द ओन प्रॉपर्टी। अगर मेरा फ्लैट हो, सपोज मान लो मेरा फ्लैट है, 50 लाख का फ्लैट है, तो इस मार्केट की वैल्यू अभी मान लो कि मैंने वो 40 लाख में लिया, लेकिन अब उसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख है, तो उस मार्केट वैल्यू के हिसाब से उस पर वेल्थ टैक्स लगता है, ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ द ओन प्रॉपर्टी। असेसीज आर रिक्वायर्ड टू पे वेल्थ टैक्स इवन इफ द प्रॉपर्टी डज नॉट यील्ड एनी इनकम। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर मेरी प्रॉपर्टी है या तो उससे कुछ इनकम निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा है, फिर भी मैं लायबल हूँ ये वेल्थ टैक्स पे करने के लिए, ठीक है। इंडिविजुअल्स, HUF एंड कंपनीज आर लायबल टू पे वेल्थ टैक्स बेस्ड ऑन देयर रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, ठीक है, उसके ऊपर ये लायबल होते हैं इंडिविजुअल्स या फिर कंपनीज टू पे वेल्थ टैक्स। ओके, चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट डायरेक्ट टैक्स देखते हैं, गिफ्ट टैक्स। अकॉर्डिंग टू द गिफ्ट टैक्स एक्ट 1958, individuals receiving monetary gifts or valuables were liable to pay a 30% tax. सपोज कि मुझे 1 लाख का कोई गिफ्ट मिला है, ठीक है, 1 लाख रुपए का गिफ्ट मिला है, तो मुझे उस पर 30,000 का टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि बस मेरी गिफ्ट की वैल्यू हो गई 1,30,000, ठीक है। ध्यान समझ में आया कि मेरा अगर 1 लाख का गिफ्ट मिला है तो मुझे उसके ऊपर 30,000 का टैक्स पे करना पड़ता है। However, this was abolished in 1998 and gifts received from family members are no longer liable for such tax. ठीक है, ये जो एक्ट था 1958 का, जो 30% का उन्होंने स्लैब दिया था, ये बंद हो गया 1998 में, ठीक है। और अगर कोई फैमिली मेम्बर से मुझे कुछ गिफ्ट मिल रहा है तो ये लायबल नहीं है, दोज मेंबर्स आर नो लॉन्गर लायबल फॉर सच टैक्स। अगर 1998 के बाद में ऐसा हुआ कि मुझे कोई मेरे फैमिली मेम्बर से गिफ्ट मिलता है तो आई एम नॉट लायबल टू पे सच टैक्स, तो मुझे ये टैक्स देना नहीं पड़ता। हाउएवर, गिफ्ट्स exceeding a value of ₹50,000 received from any entity other than family members and exempts individuals are taxable according to the new guideline. But मान लो कि मुझे कोई बाहर के व्यक्ति की तरफ से 50,000 से भी ज़्यादा वैल्यू का कोई गिफ्ट मिलता है तो मैं लायबल होता हूँ
टैक्सेबल। आई तो मैं लायबल होता हूँ, मैं टैक्सेबल होता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल, कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स इज द इनकम टैक्स दैट इज पेड बाय कंपनीज फ्रॉम द रेवेन्यू दे अर्न, ठीक है। जैसे कि सैलराइड व्यक्ति अपने कमाई से, अपनी सैलरी से इनकम टैक्स पे करता है, वैसे ही कंपनीज होती है, उनका जो भी कुछ रेवेन्यू होता है जो कमाते हैं वो, उस रेवेन्यू से वो ये कॉरपोरेट टैक्स पे करता है। इनकम टैक्स इज फॉर इंडिविजुअल बट कॉरपोरेट टैक्स इज द इनकम टैक्स फॉर कंपनीज, ओके। This tax also comes with a slab of its own that decides how much tax a company has to pay. For example, a domestic company which has a revenue of less than rupees 1 crore per annum won't have to pay this tax, but one that has a revenue of more than rupees 1 crore per annum will have to pay this tax. अगर कोई कॉरपोरेट कंपनी, अगर कोई कॉरपोरेट है या फिर कंपनी है, उसका रेवेन्यू 1 करोड़, सालाना 1 करोड़ से कम है, तो उसे ये पे नहीं करना है। और अगर जिसका कोई डोमेस्टिक कंपनी हो जिसका रेवेन्यू 1 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, सालाना 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसे ये टैक्स पे करना है। इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज सरचार्ज एंड इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेवेन्यू ब्रैकेट्स. It is also different for international company where the corporate tax may be 41.2% if the company has a revenue of less than rupees 10 million and so on. देखिए यहाँ पे ऐसी बात है कि ये कॉरपोरेट टैक्स को हम सरचार्ज भी करते हैं और उसका डिफरेंट रेवेन्यू ब्रैकेट से 1 करोड़ 10 करोड़ ऐसे रेवेन्यू ब्रैकेट से इसके ऊपर ही ये सरचार्ज डिफाइन होता है, ठीक है, कॉरपोरेट टैक्स डिफाइन होता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैपिटल गेन टैक्स. दिस टैक्स इज पेएबल व्हेन यू रिसीव अ साइजेबल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट और फ्रॉम द सेल ऑफ प्रॉपर्टी. जब कोई भी आपको कोई भी अमाउंट मिलता है, पैसा मिलता है आपकी प्रॉपर्टी बेच के या फिर इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते, तो इस अमाउंट पे जो भी कुछ आपको पैसा मिलता है उस अमाउंट पे, उस पैसे पे आपको टैक्स देना पड़ता है, उसे कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर लेस देन 36 मंथ. अब इसमें गेन का मतलब है प्रॉफिट, ठीक है, इसमें से कोई नफ़ा मिलता है आपको, कोई इनकम होता है या फिर कोई प्रॉफिट होता है. तो ये प्रॉफिट, ये जो अगर कोई प्रॉपर्टी आपके पास 3 साल से कम समय तक होती है, ठीक है, आप इस प्रॉपर्टी को 3 साल से कम समय तक होल्ड करते हो, तो इससे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मिलता है, ठीक है. तो इस पे आपको ये शॉर्ट टर्म जो भी कुछ कैपिटल गेन है वो टैक्स लगता है. अगर 3 साल से ज़्यादा आपका कोई, अगर आप प्रॉपर्टी होल्ड करते हो, ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखते हो, तो इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको मिलते हैं. तो देखिए ये जो कैपिटल गेन टैक्स है इसमें अलग अलग तरह का टैक्स ब्रैकेट होता है, ठीक है. द टैक्स एप्लीकेबल फॉर ईच इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट since the tax on short term gains is calculated based in income bracket that you fall in and the tax on long term gains is 20%. अब शॉर्ट टर्म गेन जो है आपका 3 साल से कम समय तक आप जो जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसका जो टैक्स आपको देना है वो आपकी इनकम ब्रैकेट के हिसाब से वो करते हैं. जैसे कि मान लो कि मैंने कोई एक प्रॉपर्टी खरीद ली है, अब मेरा इनकम कम है, ठीक है, जैसे कि इनकम मैं सैलराइड पर्सन हूँ और मैंने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, तो अगर मेरी सैलरी एनुअल 3 लाख से कम है, ठीक है, तो आई एम नॉट लायबल टू पे एनी टैक्स. तो अगर मैंने इस प्रॉपर्टी में, कोई प्रॉपर्टी में 3 साल से कम समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट किए, तो मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, नाइदर कैपिटल गेन टैक्स और नाइदर इनकम टैक्स, ठीक है. बट मेरा अगर 5 लाख से ज़्यादा अगर मेरा इनकम है, एनुअल इनकम सैलरी का, तो मुझे इस पर टैक्स एप्लीकेबल होता है, ठीक है. तो ऐसी अलग अलग तरह की कैटेगरी टैक्स ब्रैकेट है. वो किस लिए? जब हम शॉर्ट टर्म कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉर्ट टर्म गेन के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए हम कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तभी ये इनकम ब्रैकेट कंसिडर किया जाता है. अगर मैं कोई प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो मुझे कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 20% देना पड़ेगा, 20%, ठीक है. लॉन्ग टर्म के लिए मैं अगर करता हूँ इन्वेस्टमेंट, तो कोई भी इनकम ग्रुप हो, इनकम ब्रैकेट हो, तो मुझे 20% देना ही देना है, ठीक है.
चलिए नेक्स्ट डायरेक्ट टैक्स देखते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, STT बोलते हैं इसे। तो ये क्या देखते हैं, ट्रेडिंग ऑन स्टॉक मार्केट is a source of income, but it has its own tax which is known as the security transaction tax. तो फ्रेंड्स हम जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, शेयर मार्केट में हम कोई स्टॉक को खरीदते हैं, कोई स्टॉक को बेचते हैं, तो जैसे ही हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका एक टैक्स लगता है, ठीक है। हमें पता भी नहीं चलता कि हम ये STT पे कर रहे हैं, बट इसका एक STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, वो हमें खरीदने पे या बेचने पे देना ही पड़ता है। हाउ दिस टैक्स इज लेविड इज बाय एडिंग द टैक्स टू द प्राइस ऑफ द शेयर। मान लो कि 50 रुपये का एक शेयर है, ठीक है, 50 रुपये का उसका शेयर इनिशियल वैल्यू है, बट इसमें टैक्स मिला के अगर इसकी वैल्यू 52 रुपीज़ या फिर 55 रुपये, 55 रुपये, 52 रुपये ऐसी होती है, तो इसमें टैक्स इंक्लूड करके वो 52-55 रुपये होती है, बट ओरिजिनल शेयर की वैल्यू 85 रुपये रहती है, ठीक है। दिस मीन्स दैट एवरी टाइम यू बाय और सेल शेयर्स यू पे दिस टैक्स। इसका मतलब है कि जब भी कोई आप शेयर खरीदते हैं या फिर शेयर को बेचते हैं, स्टॉक को खरीदते हैं या फिर स्टॉक को बेचते हैं, तो आपको ये टैक्स पे करना है। ऑल सिक्योरिटीज ट्रेडेड ऑन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज हैव दिस टैक्स अटैच टू देम। जैसे कि NSE है, BSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो कोई भी एक्सचेंज पे हम अगर इसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये टैक्स इस पर ऑलरेडी अटैच होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट शुरुआत करते हैं अब इनडायरेक्ट टैक्सेस से, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स का पहला है एग्जांपल सेल्स टैक्स। तो इसमें एज द नेम सजेस्ट, सेल्स टैक्स इज अ टैक्स दैट इज लेविड ऑन द सेल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। सेल्स टैक्स कहाँ पे लगता है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट को बेचते हैं तो ये बेचने पे ये टैक्स अप्लाई किया जाता है, सेल्स टैक्स, ठीक है। दिस प्रोडक्ट्स कैन बी समथिंग दैट वाज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया और इम्पोर्टेड एंड कैन इवन कवर सर्विसेज रेंडर। तो जब कोई प्रोडक्ट है इंडिया में बना हुआ है या फिर ये बाहर से इंपोर्ट किया गया या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड की है, तो इस पे ये टैक्स लगता है, सेल्स टैक्स। जब कोई दुकानदार हमें कोई चीज़ बेचता है, ठीक है, कोई वस्तु बेचता है, तो ये दुकानदार इस पे सेल्स टैक्स लगाता है। दिस टैक्स इज लेविड ऑन द सेलर ऑफ प्रोडक्ट who then transfers it on to person who buys said product with the sales tax added to the price of product. जैसे कि मैंने बताया कि the tax is levied on seller, मतलब कोई दुकानदार है, सेलर वस्तु को बेचने वाला मतलब दुकानदार है, ये सेलर है, इस पे ये टैक्स अप्लाई किया जाता है, ठीक है। पहले सेलर, तो ये सेलर क्या करता है, उसको जो टैक्स लगा है तो इसका ऑटोमेटिकली ये इनडायरेक्टली कस्टमर पे ट्रांसफ़र करता है। जैसे कि वो एडिशनल को मान लो कि 100 रुपये की कोई एक वस्तु हो, तो ये सेलर को इसे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, तो वो 110 रुपये दे रहा है, मान लो 110 रुपये दे रहा है, तो सेलर क्या करता है, दुकानदार ऐसा करता है कि उसका जो ग्राहक है, कस्टमर है, तो उसे 110 रुपये में बेचता है, यानी कि द टैक्स इज डायरेक्टली ट्रांसफर इट ऑन टू द पर्सन हु बाइज इट, मतलब बायर पे, मतलब खरीदने वाले पे वो टैक्स लगता है, विथ द सेल्स टैक्स एडेड टू द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। दिस टैक्स कैन बी लेविड ओनली वंस फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, only once for the particular product, which means that if the product is sold a second time, sales tax cannot be applied to it. नई चीज़ खरीदने पर ही इस टैक्स ये टैक्स अप्लाई होता है। कोई मैं सेकंड हैंड वस्तु लेता हूँ या फिर तो इस पर सेल्स टैक्स अप्लाई नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स देखते हैं, सर्विस टैक्स, ठीक है। लाइक सेल्स टैक्स इज एडेड टू द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड इन इंडिया, सो इज सर्विस टैक्स एडेड टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड इन इंडिया। इंडिया में जितनी भी कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, तो ये सर्विस पे ये टैक्स अप्लाई होता है, ठीक है। पर मैन्युफैक्चरिंग टैक्स नहीं लगता है, ये बेचने का टैक्स नहीं, ये सर्विस का टैक्स है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन गुड्स बट ऑन कंपनीज दैट प्रोवाइड सर्विसेज एंड इज कलेक्टेड एवरी मंथ और वंस एवरी क्वार्टर बेस्ड ऑन हाउ द सर्विसेज आर प्रोवाइड। हॉस्पिटलिटी है, कोई कस्टमर केयर है, BPOs है, या फिर बैंक है,
तो ये जो कंपनीज़ है, अलग अलग तरह की सेक्टर की कंपनीज़ है जो हमें सर्विस देती है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर, दे आर सर्विस प्रोवाइडर्स, they are not selling any product, they are not selling any item, but they are providing us a service। तो जब वो प्रोवाइड करते हैं तो उस पर ये टैक्स लगता है, सर्विस टैक्स जिसे कहते हैं। इफ द एस्टैब्लिशमेंट इज एन इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर देन द सर्विस टैक्स इज पेड ओनली वंस द कस्टमर पेज द बिल। हाउएवर for companies the service tax is payable the moment the invoice is raised irrespective of the customer paying the bill। अब देखिए कि इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर है तो ये सर्विस टैक्स एक बार ही अप्लाई करता है, ठीक है, बट कंपनीज के लिए ये सर्विस टैक्स एप्लीकेबल होता है जब भी इनका इनवॉइस नया निकलता है। कोई कस्टमर है, मान लो कि साल के लिए, पूरे साल के लिए सर्विस देनी है किसी कस्टमर को, मैं कंपनी हूँ, मैं एक बड़ी कंपनी हूँ, तो मैं किसी दूसरे कंपनी को सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है, तो एक मैं कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करता हूँ कि मैं उस कंपनी को एक साल तक के लिए मैं सर्विस प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, एक साल तक के लिए सर्विस प्रोवाइड करूँगा। तब मैं क्या करता हूँ कि उस कंपनी को क्वार्टरली बेस या फिर मंथली बेस एक बिल इशू करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे जब टेनर ड्यूरेशन बेस पे सर्विस होती है तो कंपनीज के लिए, तो ये जब भी कोई इनवॉइस निकलता है, जब भी कोई बिल निकलता है उस कंपनी का, तो ये सर्विस टैक्स अप्लाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स है वैल्यू एडेड टैक्स, जिसे हम वैट कहते हैं, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट जिसे कहते हैं। वैट ऑल्सो नोन एज कमर्शियल टैक्स is not applicable on commodities that are zero rated, example food, essential drugs or those that fall under exports। जैसे कि ये वैट जो है ये ज़ीरो रेटेड प्रोडक्ट्स पे अप्लाई नहीं होता, जैसे कि खाने की चीज़ हो या फिर कोई औषधि हो, इसेंशियल ड्रग्स हो, इस पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। दिस टैक्स इज लेविड एट ऑल स्टेजेस ऑफ द सप्लाई चेन right from the manufacturers, dealers and distributors to the end user। जैसे कि कोई वस्तु एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से निकलती है, वो डीलर तक जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स तक जाती है और फाइनली कंज्यूमर तक जाती है, तो ये बाय चेन ये वैल्यू एडेड टैक्स ट्रांसफ़र होता जाता है, ठीक है। द वैल्यू एडेड टैक्स इज टैक्स दैट इज लेविड ऑन द एट द डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये जो वैट है ये अंडर स्टेट गवर्नमेंट आता है, ठीक है, अंडर स्टेट गवर्नमेंट आता है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई करती है, बट इनडायरेक्टली इसका बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। द टैक्स इज लेविड ऑन वेरियस गुड्स सोल्ड इन स्टेट एंड अमाउंट ऑफ टैक्सेस डिसाइडेड बाय स्टेट इटसेल्फ। जैसे कि हर एक स्टेट में इसकी अलग अलग एक स्ट्रैटेजी है, अलग अलग टाइप का लेवल है, अलग अलग कैटेगरीज है इस टैक्स की। तो फॉर एग्जांपल in Gujarat the government split all the goods into various categories called schedules, ठीक है। There are 3 schedules and each schedule has its own VAT percentage, ठीक है। For schedule 3 the VAT is 1%, for schedule 2 the VAT is 5% and so on। Goods that have not been classified into any category हैव अ वैट ऑफ 15%। जैसे कि लीकर हो, लीकर अलग कैटेगरी में है, खाने जैसे कि कोई दूसरी वस्तु हो तो उसको अलग का, कोई सिगरेट हो, लीकर हो, ये अलग कैटेगरी में है, कोई दूसरे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है, तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज की इन्होंने, ठीक है। तो इसकी हर एक कैटेगरी के लिए वैट का अलग अलग परसेंटेज है, इतना टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स देखते हैं कस्टम ड्यूटी। When you purchase anything that needs to be imported from another country, a charge is applied on it and that is a custom duty, that is a custom। जब भी कोई वस्तु हम बाहर से लेते हैं, बाहर के कंट्री से लेते हैं, तो उस पे ये कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल होती है। It applies to all the products that come in via land, air, sea और air। लैंड, सी और एयर तीनों माध्यम से अगर कोई वस्तु इंडिया में आती है तो इस पे ये टैक्स एप्लीकेबल होता है। इफ़ यू ब्रिंग इन प्रोडक्ट्स बॉट इन अनदर कंट्री टू इंडिया, ए कस्टम्स ड्यूटी कैन बी लेविड ऑन इट। मतलब कोई बाहर के देश में आपने वो वस्तु खरीद ली है और आप इसे इंडिया में ला रहे हैं तो इसे एप्लीकेबल होता है।
द पर्पज ऑफ कस्टम ड्यूटी इज टू इंश्योर दैट ऑल द गुड्स एंटरिंग द कंट्री आर टैक्स्ड एंड पेड फॉर। देखिए इसका पर्पज़ ऐसा है कि हर कोई वस्तु ये बाहर से इंडिया में आती है तो इस पर टैक्स पेड किया है, द प्रोडक्ट इज़ ऑलरेडी टैक्स्ड एंड पेड फॉर, ठीक है, ताकि कोई इसका मिसयूज़ ना करे, ठीक है। जैसे कि कई बार ऐसा भी होता है फ्रेंड कि 4-5 लाख की कोई एक प्रोडक्ट होता है, छोटा सा प्रोडक्ट होता है, वो बाहर से लोग खरीदते हैं और इंडिया में अगर उन्होंने विदाउट टैक्स लाया तो इसे इंडिया में जाके वो ज़्यादा कीमत में बेच सकते हैं। तो इट कैन बी ए ट्रेड, इट कैन बी चीटिंग विथ अ गवर्नमेंट, ठीक है। इसलिए ये कस्टम ड्यूटी इज़ एप्लीकेबल। चलिए नेक्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स देखते हैं, एक्साइज ड्यूटी। इसे हम सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स और सेनवैट भी कहते हैं। इट इज़ लाइक वैट बट सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। दिस इज अ टैक्स दैट इज लेविड ऑन ऑल द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। जैसे कि हम बाहर से वस्तु लाते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। अब ये कोई भी वस्तु इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है या प्रोड्यूस्ड होती है तो ये एक्साइज ड्यूटी का टैक्स इस पर एप्लीकेबल है। दिस टैक्स इज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर ऑफ द गुड्स। कोई भी वस्तु को बनाने वाला मैन्युफैक्चरर कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इससे ये टैक्स लिया जाता है। इट कैन ऑल्सो बी कलेक्टेड फ्रॉम दोज एंटिटीज दैट रिसीव मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड एम्प्लॉय पीपल टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू देमसेल्फ। अब कुछ ऐसी एंटिटीज़ जो होती है जो ये वस्तु होती है, मैन्युफैक्चर की गई वस्तु होती है, प्रोडक्ट होता है, इसे ही वो लेती है और इसका ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अप्लाई करती है, तो इस पर भी एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है। जैसे कि हम देखते हैं वो बड़े बड़े ट्रक होते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है, तो इन पे भी एक्साइज ड्यूटी अप्लीकेबल है। द सेंट्रल एक्साइज रूल सेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट suggest that every person that produces or manufacture any excisable goods or who stores such goods in warehouse will have to pay the duty applicable on such good। देखिए कोई भी वस्तु अगर ये खरीद रहा है, बना रहा है, या फिर कोई एंटिटी, कोई कंपनी हो जिसे जो इन प्रोडक्ट्स को स्टोर कर रहा है अपने वेयर हाउस में, तो उन सबको ये टैक्स पे करना है, ठीक है। अंडर दिस रूल नो एक्साइजेबल गुड्स ऑन विच एनी ड्यूटी इज पेएबल विल बी अलाउड टू मूव विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी फ्रॉम एनी प्लेस वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड। अगर ये एक्साइज ड्यूटी नहीं होती तो फ्रेंड्स बहुत बार ऐसा होता है कि सिटी के बाहर जो विलेज एरिया होता है जहाँ पे टोल टैक्स नहीं होता है, ठीक है, एक्साइज का जो बूथ नहीं होता है, तो लोग क्या करते हैं कि अपना वेयर हाउस, अपना गोडाउन सिटी के बाहर ही रखते हैं, तो इससे उनका टैक्स बचता है और वो कम कीमत में वो सामान बेचते हैं और इलीगल ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, जिससे वो टैक्स बचा के ब्लैक मनी क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए एक्साइज ड्यूटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है टैक्स का हम समाप्त करते हैं। तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, और अगर कोई वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स। और एक बात, आपकी कोई क्वेरी हो या फिर क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर हमें हमारे मेल एड्रेस पे मेल कर सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो।